सबसे पहले मैंने यही कहा घर वालों से कि मुझे जो विषय पसंद आएगा मैं उसी को चूज करना चाहूंगी और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहूंगी। पीजी करने तक बच्चा मैच्योर हो जाता है, स्टूडेंट मैच्योर हो जाते हैं, उनकी परिवार की लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कैसे रखे? उसको इनकम ऑफ सोर्स तो चाहिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि वो रिसर्च करना चाहे। जैसे अपन कहानी भी सुनते हैं कि भाई खरगोश और कछुए वाली कहानी, तो अपने को खरगोश नहीं बनना है, कछुए की तरह निरंतर या फिर परसिवरेंस एक वर्ड यूज होता है, कंटिन्यू डेली बेसिस पे आपको इनपुट्स देने हैं, रिजल्ट तो अपने आप आएगा ही आएगा। जब तक खुद पे यकीन नहीं होगा विद्यार्थी निकलेगा ही नहीं, ना वो कोचिंग के लिए निकलेगा, ना उसकी किताबें बैग से बाहर आएंगी, ना वो उसके डेस्क के ऊपर रखी हुई किताबें टेबल तक आएंगी पढ़ने के लिए। तो यकीन सबसे ज्यादा जरूरी है। जब फर्स्ट टाइम मैंने ग्रेड सेकंड एग्जाम दिया था, मेरा खुद का पेपर रह गया था कि उस टाइम मैंने एमसीक्यूज नहीं किए थे सॉल्व। सबसे जटिल काम ही टॉपिक सिलेक्शन करने का है कि मैं क्या विषय चुनूं। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हमें न तो देवी बनना है, न हमें ऊपर का अधिकार चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। प्यारे साथियों, उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और आज हमारे साथ में है खास मेहमान, और वो मेहमान ऐसे हैं जिनसे मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं, और वो है हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी भी हैं, और इतनी अच्छी उनकी जोड़ी है, और उनका जो सक्सेस जो अपने सामने आज वो बताने वाले हैं, कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। दोनों के दोनों पति और पत्नी हैं। वो राजस्थान सरकार में स्कूल लेक्चरर, जिसको अपन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, उसके पद पर सुशोभित हैं। साथ ही साथ वो पूरे एक रूरल बैकग्राउंड से कैसे वो उन्होंने ये जर्नी का यहाँ पे उस जर्नी को यहाँ पे कवर किया है, उस जर्नी को यहाँ पे चल के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दोनों के दोनों लोग जो हैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं और यहाँ पे जीआरएफ के साथ में पीएचडी क्वालिफाइड भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे खास मेहमान रमन चौरडिया जी, डॉक्टर रमन चौरडिया जी से। और रमन चौरडिया जी, धन्यवाद योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ बुलाया उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के ऊपर यूजीसी नेट का जो भी अपन प्रोग्राम कर रहे हैं, जो बच्चों को प्रेरित करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेस की जब अपन बात कर रहे हैं तो ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी तो मैं अपने आप को श्रेय नहीं दे सकता है कि ये बहुत बड़ी सफलता है। हाँ ठीक है, जीवन यापन करने के लिए इस प्रकार की सफलताएं जरूरी हैं और जीवन के लिए आवश्यक हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर रमन चौरडिया जी, आप मुझे ये बताएंगे कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? तो जो अपन जैसे बात कर रहे थे कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड से, एक परिवार से अपन लोग सभी आते हैं, मध्यम वर्गीय, तो उसके लिए क्या क्या चैलेंज रहते हैं और उनको जीवन यापन के लिए बहुत अच्छी एक सरकारी जॉब या फिर कहें एक बहुत अच्छी डिग्री की तलाश रहती है, तो उसमें क्या क्या चैलेंज अपने सामने आते हैं? तो इसके बारे में अपने यूजीसी नेट के सारे एस्पिरेंट, उत्कर्ष के एस्पिरेंट्स को आप बताएंगे। देखिए योगेश जी, आप एक ही बात में बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। मैं आपको एक एक जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा, फिर भी कोई जवाब रह जाए तो आप फिर से करेंगे अपन। बिल्कुल। तो पहले तो जर्नी तो ये है कि शुरुआती जो स्कूल है वो मेरे नेटिव प्लेस बहरोड के अंदर हुई। 12वीं क्लास तक वहाँ पे अध्ययन किया। मैं सामान्य स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट मैं स्टूडेंट कभी नहीं रहा, बस सामान्य, हाँ औसत की एक फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आते रहे हैं तो पास होते रहे। एक साल में एक क्लास उत्तीर्ण में करता रहा हूँ। उसके बाद जो ग्रेजुएशन का समय रहा वो जयपुर में रहा। तो जयपुर में आने के बाद में थोड़ा सा महसूस हुआ कि थोड़ी दुनिया अलग है। जैसे कि ग्रामीण परिवेश के अंदर अपन देख पाते हैं कि उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है स्टूडेंट्स को, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहा। फादर की यहाँ पे सर्विस रही और यहाँ जो प्लेटफॉर्म मिला, दोस्त मिले, और उन सब की वजह से ये पता चल पाया कि लाइफ में कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं। कैरियर इंटरनेट की दुनिया में, आज के समय इंटरनेट की दुनिया में ये चीजें गांव में भी उपलब्ध हो गई हैं। ये मैं जब बात करूं कि अपने समय की, तो उस समय इतना एक्सपोजर इंटरनेट का नहीं था, तो थोड़ा सा ये ग्रामीण परिवेश के बच्चों को उस समय ये अभाव झेलना पड़ा होगा। दूसरा सवाल कि आपको कैसे महसूस हुआ कि यहाँ तक आना चाहिए, ये पीएचडी वगैरह करनी चाहिए, तो इनका जो श्रेय है वो ज़्यादातर तो मैं दोस्तों को, और जयपुर आने के बाद में यूनिवर्सिटी जो कैंपस है, उस कैंपस के अंदर जब अपन कदम रखते हैं तो बहुत सारे सपनों के साथ में कदम रखते हैं। ढेर सारे सपने, उम्मीद, घर वालों की उम्मीद और ये सब रहती है।
वहां पे आपको बहुत अच्छे शिक्षक उपलब्ध हो पाते हैं, अच्छा कैरियर काउंसलर आपको उपलब्ध हो पाते हैं, और वो कब व्यवहार में, कब दोस्ती में, कब कौन कौन सी चीजें आपको पता चल जाती हैं, ये हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कब हमें वो सारी चीजें पता चल गई। दूसरी बात, आप पीएचडी के लिए करना चाह रहे हो, तो पीएचडी का तो आपको पता ही है, आप और हम सब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से परिचित होंगे ही। तो जब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जब अपन कदम रखते हैं, तो वहां पे अपन देखते हैं मोटी मोटी किताबें, लाल कलर की, ग्रीन कलर की, सभी विषय की अलग अलग कलर की थीसिस जमा होती रहती है। तो वहां से एक, रोकेंगे एक बार यार, ये परेशान कर रहा है, तो कंटिन्यू। तो यूनिवर्सिटी की वो जो चीजें हैं वो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं कि आप इस जर्नी के भागीदार बन सकें। मेरी व्यक्तिगत मैं सिचुएशन बताऊंगा कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर मैं एडमिशन लिया, तो उस समय जब पीएचडी थीसिस किसी के हाथ में देखता था, तो मुझे अंदर से ये महसूस होता था कि हमें भी ये टारगेट अपना है ये। और दूसरा आपने देखा होगा कि ये महसूस किया होगा कि जो पीएचडी वाले जो रिसर्च की जो लाइब्रेरी का सेगमेंट है वो अलग था, और यूजी करने वाले बच्चों, पीजी करने वाले बच्चों की लाइब्रेरी में अलग सेगमेंट था। तो वहां से कहीं ना कहीं मैं एक बार ड्राइव हुआ कि जब आप हायर एजुकेशन से जुड़ते हो तो आपको अलग से एक्सपोजर मिलता है, अलग से एडवांटेज मिलते हैं, अलग से आपकी जो रेस्पेक्ट है वो बढ़ने लगती है। तो एक मोटिव वहां से ड्राइव हुआ। जैसे कोई भी एस्पिरेंट होता है तो वो अंडर ग्रेजुएट तो करता ही है, सब लोग बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, उसके बाद में मास्टर्स में वो आता है। तो मास्टर्स में आने के बाद में ही अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन के रास्ते भी खुलते हैं। तो सबसे पहले मैम आप ये बताएंगे कि भाई आपकी जो ये जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई? आप भी एक मध्यम परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, एक महिला होने के नाते भी, और आपने ये स्कूल लेक्चरर का जो ये पोजीशन हासिल किया है, पॉलिटिकल साइंस से आपने मास्टर्स किया है, तो ये जर्नी आपकी कैसी रही, शुरुआत से बताएं आप। एक्चुअली में जब मैं बहुत छोटी थी तो यही सबको पता होता है कि एजुकेशन तो कंप्लीट करनी होती है। शुरू में ये पता भी नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या करना होता है, कैसे फील्ड में जाना होता है। बस सबको देखती थी, पढ़ाई करते रहते थे। घर में मेरे जो पापा जी हैं फिजिकल टीचर रहे हैं, तो मन में यही था कि गवर्नमेंट जॉब तो लगनी है और मुझे टीचिंग में ही जाना है। तो मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं बच्चों को साथ में लेके बैठ जाया करती थी और एज ए टीचर उनके साथ में मैं ट्रीट किया करती थी। फिर जैसे जैसे मेरा सीनियर सेकेंडरी हुआ तो मुझे फील हुआ कि अब इस फील्ड में जाना चाहिए और प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यही कहा घर वालों से कि मुझे जो विषय पसंद आएगा मैं उसी को चूज करना चाहूँगी और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहूँगी। तो मैंने सबसे पहले आर्ट्स सब्जेक्ट को चूज़ किया और मेरा सब्जेक्ट रहा इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। जी। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पहले इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में ही रहा था, तो मैंने उसको कंटिन्यू भी किया। मेरा ग्रेजुएशन हो भी गया था। उसके बाद मेरा मोटिव ये था कि मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। अब ये लगता कैसे है, तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर तो बनना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी एजुकेशन लेनी है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। तो मैंने कोशिश करी, तो सबने कहा इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी, उसके बाद आपको नेट जेआरएफ करना होगा, देन पीएचडी, उसके बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो मैंने कहा ये फील्ड मुझे अच्छा भी लगता है, बच्चों के साथ रहने का मौका मिलता है और एक टीचर ही ऐसा पद है कि वो सुशोभित रहता है, सब उसकी अच्छी रिस्पेक्ट भी करते हैं और एक टीचर की बात सब मानते भी हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे अंदर जो नॉलेज है कहीं ना कहीं मैं उसको बच्चों के माध्यम से उसे आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो बिल्कुल शिक्षक को एक देश का भाग्य विधाता भी कहते हैं, गुरु गोविंद जैसा दर्जा भी दिया गया है, और वो इसीलिए कि भाई जो अपने फॉलोअर हैं, अपने एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, उनको हम सही मार्ग दिखा सकें। तो आपने ये बिल्कुल सही बोला। और आपने ये भी बताया कि अभी आप उत्कर्ष से भी आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। हाँ तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उस चीज का। जब कोविड आया था, कोविड-19 फर्स्ट वेव में,
कोचिंग सेंटर्स तो उस टाइम पे सब कुछ ऑलमोस्ट लॉकडाउन था ही। Yes, तो घर बैठे यही था कि यार एग्जाम्स भी हैं, आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, कहीं कहीं टॉपिक मिसमैच हो रहे हैं तो कैसे उनको क्लियर किया जाए। तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज किया और इसमें मेरी कजिन ने मेरी काफ़ी हेल्प की, जिनका नाम है राकेश कुमार वर्मा। हाल ही में आप भी कॉलेज स्कूल लेक्चरर के पोस्ट पर हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की कि उत्कर्ष का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा है और मिनिमम जो प्राइजेस होती हैं मिनिमम रेट में, और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगी। ऑलमोस्ट तो मुझे इतना रिकॉल नहीं है, जैसे कि श्रीमान दिनेश जी गहलोत सर, जिनसे मैंने मेरा संविधान के जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने क्लियर किए। और एक चीज़ ये भी है कि ऑनलाइन में कोई टॉपिक रह रहा है, हम उसको प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हैं तो रिवर्स भी कर लेते हैं, रिकैप भी ले लेते हैं, पॉज करके भी देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उत्कर्ष का और मैं उससे काफ़ी सेटिस्फाइड भी हूँ। ओके, ऑनलाइन एजुकेशन का ये बहुत बड़ा फायदा भी है सर कि अपने पास रिकॉर्डेड पूरा कोर्स भी आ जाता है। अब हम उसको पहले एक ऐसा सिस्टम होता था कि मॉर्निंग में 7 बजे जाके कोचिंग में जाना है, किसी कॉलेज में जाना है और वहां पे सीट के लिए मारामारी भी रहती थी। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज आप रिवर्स करके, बैक करके, रिवाइज करके कैसे भी देख सकते हैं। हाँ, कैसे भी मोड पे रह के हम उसको इजीली गेन कर सकते हैं। डोंट डिस्टर्ब लाइक रहता है कि भाई बड़े क्लासरूम में कई बार हेजिटेशन भी होती है, पीछे रह रहे हैं तो दिमाग में एक मेंटेलिटी बन जाती है कि पता नहीं क्लियर दिखेगा कि नहीं, सर की वॉइस क्लियर आएगी कि नहीं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफी बेस्ट रहा है। जी सर, तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर कि क्या बेनिफिट्स रहते हैं? योगेश जी, ऑनलाइन जो टीचिंग में ऑनलाइन का जितना प्रभाव पड़ा है उतना मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेट की दुनिया में कहीं कुछ चेंजेस देखने को मिला है। कारण है कि बहुत सारे अभावग्रस्त व्यक्ति, अभावग्रस्त बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। मैं वर्तमान में अभी जिस क्षेत्र में सरकारी सेवाओं में हूं, उन क्षेत्रों के हालात इतने ठीक नहीं है कि वहां के पेरेंट्स जयपुर में रहने का, खाने पीने का, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन कर सके, अफोर्ड कर पाए। तो वो वर्ग के पास में आज स्मार्टफोन बहुत सस्ती दरों के ऊपर उपलब्ध है, इंटरनेट की भी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं रह गई है और महीने भर का रिचार्ज एक 300-400 रुपए में अवेलेबल है और वो बच्चा अपनी पूरी स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकता है। तो इससे बड़ी क्रांति इस युग के अंदर अपने को मुझे नहीं लगता है कि कुछ देखने को कभी मिली होगी पहले, और ये बहुत एक अच्छा अवसर बच्चों के लिए रहता बिल्कुल है। आपने सही बोला कि जैसे उत्कर्ष परिवार है वो लगभग आपके 150 से 200 जो कैटेगरीज हैं उन एग्जाम्स की तैयारी करवाता है और वो सारे के सारे जो एग्जाम है, आप काफी सारे लोग तो ऑफलाइन मोड में यहाँ पे आके पढ़ते ही हैं, लेकिन उनसे भी बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने घर पे रह के और टैबलेट से या मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट देना और ऑनलाइन जो आपका एक्सेस है वीडियो का, ऑनलाइन एमसीक्यू बैच है। और उसी प्रकार से हमारे यूजीसी नेट सेगमेंट में भी हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमने दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसके बैचेस तो लॉन्च किए ही हैं, जून 2027 के बैचेस भी जो 1 साल में प्रिपरेशन करवाएंगे। ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, ऑनलाइन आप वीडियो, उसके साथ में पूरी 10 की जो 10 यूनिट हैं उनका आप एमसीक्यू बैच भी लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें काफी बेनिफिट होता है। तो वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन में डॉक्टर रमन चोरेडिया जी, हायर एजुकेशन में एक एंट्री होती है नेट का एग्जाम जी। तो नेट का एग्जाम देने के बाद में आप गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है अगर अपन जॉब ढूंढने के लिए निकले, या फिर कैसे प्रोसेस रहता है? देखो योगेश जी, जैसा कि ज्यादातर दर्शक जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी अपन एक बार यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो अपन विचार करें कि एक तो ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके अंदर आप गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, कॉलेज में आप यदि टीचिंग कराना चाह रहे हो तो इस टीचिंग, ये आपकी मिनिमम योग्यता है कि आपको नेट क्वालिफाई होना है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बच्चे हैं वो बड़ी क्लास के आते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए अपने जो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है कि नेट को क्वालिफाई होना जरूरी है। दूसरा, इसका जो एडवांटेज है वो आप रिसर्च करने के लिए इसको
जरूरी है कि आप अभी जो एजेंसी हैं, टेस्ट एजेंसियां हैं, उन्होंने नेट को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में काउंट किया है कि ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद में अलग अलग कैटेगराइज में जैसे जीआरएफ हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद 2% है इंडिया के अंदर, जो नेट का एग्जाम होता है उसमें 2% स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जीआरएफ क्लियर होती है, जिनमें एक ठीक ठाक सा अमाउंट जो स्टाइपेंड के रूप में या स्कॉलरशिप के रूप में हमें उपलब्ध हो पाता है। तो ये सब पीएचडी के ड्यूरेशन में ही मिलता है। यदि आपने नेट पास की है और आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है तो आपको ये फेलोशिप है जो आपको मिलेगी। इसका अमाउंट अभी 40-50 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से लगभग 45 के आसपास है। तो ये एक ठीक है, अच्छी पहल है। इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए, जो बच्चे अपना, क्योंकि पीजी करने तक बच्चा मैच्योर हो जाता है, स्टूडेंट मैच्योर हो जाते हैं, उनकी परिवार की लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कैसे रखे, उसको इनकम ऑफ सोर्स तो चाहिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि वो रिसर्च करना चाहे। अब इस रिसर्च तो उसके दिमाग में है, प्लेटफॉर्म तो उसके दिमाग में है, वो करना चाह रहा है देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, लेकिन अब जीवन यापन करने के लिए उसको इकोनॉमी से जुड़ना ही होगा। अब इकोनॉमिकली साउंड करने के लिए ये पॉलिसियां हैं कि आप पीएचडी में 5 साल 7 साल जब जितना भी आपका ड्यूरेशन है इसमें रहेगा तो आपको 5 साल तक के लिए ये फेलोशिप उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएचडी के बाद में भी कुछ जैसे पीडीएफ वगैरह करते हैं तो उसमें भी स्टाइपेंड ठीक ठाक सा है, लगभग अभी अलग अलग हैं, जैसे CSIR नेट के अंदर 80,000 के आसपास है, यूजीसी नेट में 50-60,000 के अलग अलग कैटेगराइज में बटे हुए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इस समय हम मैच्योर हो जाते हैं और परिवार की लायबिलिटीज हम पे आ जाता है, तो एक अच्छा कदम है। और सभी को, मुझे तो लगता है कि देखो, हर जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है जो पढ़ाई के दौरान अपना कुछ इंटरेस्ट रखता है, उसको रिसर्च में इंटरेस्ट धीरे धीरे हो ही जाता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़े से प्लेटफॉर्म कभी कभी अनअवेलेबल दिखते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार कितने दिन सपोर्ट करे, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जीआरएफ हो, उसके साथ पीएचडी हो, तो वो रिसर्च करने में बहुत। एक सवाल ये भी आता है रमन जी कि जैसे पीएचडी की एक डिग्री है, नेट की एक डिग्री ही होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन क्या इनको क्वालिफाई करने या पीएचडी कंप्लीट होने के बाद अपने को जॉब मिल सकती है क्या? दूसरी चीज ये कि अगर उनसे जॉब नहीं मिलती है तो एक एस्पिरेंट के दिमाग में क्या चलेगा कि भाई पीएचडी मैं करूं तो इतना टाइम उसमें लगता है, जॉब तो मुझे नहीं मिलेगी, तो उसमें एक बैलेंस कैसे बनाए? क्योंकि आपकी भी ऐसी जर्नी रही है कि भाई आपने पीएचडी भी किया है लेकिन अभी आप स्कूल लेक्चरर या फिर पीजीटी की पोस्ट पे आप काबिल हैं, तो इसमें एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, उसको एक्सप्लेन करें। देखो योगेश जी, ज्यादा नहीं, आप 1 मिनट के लिए सोचें कि 2% लोगों की जीआरएफ होती है, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट ब्रिलियंट है, ठीक है, बहुत अच्छी मेहनत की है, डिसिप्लिन में रहे हैं और कड़ा संघर्ष किया उन्होंने, तो जीआरएफ होने तक या नेट का जो परिश्रम है वो इतना ज्यादा हम ऊपर आ जाते हैं, लेवल अप हो जाता है कि उसके बाद में फेलियर होने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। दूसरा, जब आप पीएचडी में जाते हैं, पीएचडी में एनरोल होते हैं, तो आप, पीएचडी है रिसर्च, जब अपन किसी विषय को लेके दोबारा से खोजबीन करने की कोशिश करते हैं, नया उसमें कुछ निकालने के प्रयास करते हैं, तो माइंड इतना ब्रॉड हो जाता है, सोचने का दायरा हमारा इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि फिर आदमी सक्सेस के आसपास पहुंच ही जाता है। और आप और हम देखते ही होंगे कि बहुत ज्यादा कोई ऐसे जो जीआरएफ भी हैं और पीएचडी भी हैं, कोई बेरोजगार बैठा हो या जिसके पास काम ही नहीं हो, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेटल कर लेंगे, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं और इस चीज पे इस चीज का एक्सपोजर जो है वो बच्चों को बहुत आगे जाके खूब मिलता है। मैं बात करूं कि हम जो लोग पीएचडी कर रहे थे, जिनका नेट जीआरएफ हुआ था, वो सारे के सारे जॉब में, एक भी व्यक्ति में हमारे साथ का जो है वो बेरोजगार। मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नेट और जीआरएफ का जो एक जर्नी है, रास्ता है, इसमें मतलब सक्सेस रेट तो 100% ही मान सकते हैं। बिल्कुल। और एक पीएचडी करने के बाद में आपकी मैच्योरिटी का लेवल, उसमें एक वो भी आता है, क्लोज आता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसमें आपको इतना सारा पढ़ने का मौका मिलता है। बिल्कुल, तो आपका डीप रिसर्च करते हैं, डीप रिसर्च भी करते हैं।
और जीआरएफ के साथ में ही मतलब आप नेट भी करते हैं तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो हो गया, आप कहीं पे भी स्टेट में या फिर कोई भी किसी दूसरे स्टेट में ऑल ओवर इंडिया में जाके किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो, या फिर खुद का जो टीचिंग का है किसी का, बहुत सारे आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं और सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल और ये सब तो ऐसे हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो आपके पास तो नॉलेज तो है ही, तो नॉलेज को आपको मतलब भेजना है, प्रचार करना है, तो उसका आपको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। तो अगला सवाल मैं मैम आपसे पूछूंगा, काफी सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ हाउसवाइफ हैं, कई बार मैं क्लास लेता रहता हूं तो वो बोलते हैं कि सर मैं आपकी क्लास देख रही हूं और किचन में मैं खाना भी बना रही हूं। तो एज ए हाउसवाइफ होने के नाते ये जो चैलेंज आता है कि भाई आपके पास में परिवार की जिम्मेदारी, आपके बेटा बेटी भी रहते हैं उनकी जिम्मेदारी और एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है, उसको एजुकेशन के साथ में कैसे बैलेंस करें, काफी सारे स्टूडेंट का ये सवाल है, प्लीज उसके बारे में आप बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये, और सही कहा गया है कि हमारे इस संस्कृति में, इस देश में महिलाओं को जिस परिवेश में या जिस नजरिए से देखा जाता है, संघर्ष तो रहता ही है। और महिलाओं को तो कहा भी जाता है कि नारी सशक्तिकरण, नारी यानी महिलाओं के पास तो काफी पावर होती है, वो कैसे ना कैसे करके फिर भी सब कुछ मैनेज कर लेती है। कोशिश रहती है, संघर्ष भी होता है, फैमिली मेंटेन भी करनी होती है, घर के काम काज भी रहते हैं। कभी कभी मुझे भी लगता था कि शायद महिला या लड़की होने के नाते, लड़के रहते हैं फ्री रहते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी, स्ट्रगल एक अपनी जगह होता है। अगर इंटरेस्ट है तो हम सारे काम काज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नहीं कई बार घर वाले ये बोलते हैं कि भाई आप पीएचडी करेंगी, बेटी हैं पीएचडी आप करेंगी तो उसमें लगभग 5 साल लगभग लगेंगे आपको, आपकी जो शादी की उम्र है वो निकल जाएगी, बहुत एज ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसे ताने भी सुनने को मिलते हैं। तो आप जो आपके पेरेंट्स हैं जो अपने सोसाइटी के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं विशेषकर उनको आप क्या कहना तो ये ऐसे तानों से मैं भी गुजरी हूँ इस दौर से। पेरेंट्स ने तो ऐसे ताने नहीं दिए, लेकिन आसपास का एक परिवेश ऐसा ही होता है, हमारा सामाजिक जो परिवेश है उसमें सुनने को मिल ही जाता है कि लड़की है, इतने इतने साल घर पे बैठा के रख रखा है, जॉब लगेगी पता नहीं कब लगेगी, घर शादी कर दो उसके अगले घर जाएगी, पढ़ाई कर लेगी। लेकिन घर वालों ने काफी सपोर्ट किया है, थोड़ा हमने कोशिश भी की, खड़े भी रहे, डट कर सामना भी किया कि नहीं, पहले खुद के पांव पे खड़ा होना है, सक्षम बनना है, उसके बाद ही आगे के निर्णय लेने हैं। कि आज के परिवेश को देखते हुए कि महिलाएं भी किसी से कम तो नहीं होती हैं, संघर्ष किया है तो संघर्ष के साथ भी निकलने की खूब कोशिश करती हैं, और मैंने भी शायद वही किया है और मैं इस मुकाम पर तभी मैं पहुंची हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली। तो इनसे मैम से एक मैसेज ये भी मिलता है कि भाई आपको डट के खड़ा होना है ना, और अपने लिए, अपना पैरों पे खड़ा होना और अपने लिए मुकाम हासिल करना आपके ऊपर है। बिल्कुल। उसके लिए चाहे आपको सोसाइटी से या फिर घर वालों से आपको थोड़ा बोलना भी पड़े, या फिर कहें कि कई बार होता है कि रिवोल्ट भी करना पड़े, हाँ, इग्नोर भी करना पड़ता है, कई बार चीजें, ऐसे चैलेंज तो आते ही हाँ हैं, बिल्कुल आते हैं ऐसे चैलेंज। तो दूसरी चीज ये कि उस टाइम को मैनेज करना, वो एक बहुत जरूरी चीज है कि भाई आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, देखो 24 घंटे सभी के पास में होते हैं, लेकिन उस टाइम को मैनेज कैसे करें, मॉर्निंग में आप मैनेज करेंगे या फिर रात में, क्योंकि इतने सारे आपके पास जिम्मेदारियां होती हैं, वो कैसे मैनेज करे कोई भी हाउसवाइफ है या फिर एक लड़की है। देखिए, सबके नजरिए अलग अलग होते हैं, किसी को जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी को सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटा के रात को पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो तो सब के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड होते हैं। किसी को लाइब्रेरी में जाके पढ़ने का शौक है, कोई कहेगा मेरा कमरा में बंद करके अकेले पढ़ सकता हूँ, घर में ज्यादा नॉइज है तो मैं कैसे मैनेज करूँ, कोई फुल नॉइज में भी पढ़ लेता है, तो वो तो सबका माइंड सेट होता है कि उसको कैसे आगे बढ़ना होता है। ओके। हाँ, मैनेजमेंट आपका खुद के ऊपर है, खुद के हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएं और उसी हिसाब से। तो अगला सवाल डॉक्टर रमन जी मैं आपसे पूछूंगा कि काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हमारा जीआरएफ होगा तभी हमको पीएचडी करना चाहिए, या फिर बिना जीआरएफ की भी पीएचडी कर सकते हैं, अगर करेंगे तो क्या चैलेंज भी आते हैं। आपकी खुद की ऐसी जर्नी रही है, आपकी ने जीआरएफ के साथ में पीएचडी किया है, तो उससे पूरा का पूरा एक कहानी पूरी बताइए आप। देखो, जीआरएफ के साथ में पीएचडी करते हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि स्टाइपेंड मिलता है तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं बनाने में आसानी हो जाती है। कुछ
स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास में फाइनेंशियली स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके पास में रिसोर्सेज के अभाव नहीं होते हैं, तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उनका तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है कि यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप आगे करिए, बिल्कुल उनको नो डाउट है कि बेनिफिट मिलेगा पीएचडी से। ऐसा तो है ही नहीं कि बेनिफिट्स नहीं हो, जिसमें आपका जॉब रिक्वायरमेंट में है तो उसमें भी आपको एडवांटेज मिलते हैं। आप किसी भी टीचिंग स्किल्स के अंदर जाते हैं। अब बात डिग्री की नहीं है, यहाँ पे बात है कि आपका जो थॉट का जो लेवल है वो एक्सपेंड होता है, वो बढ़ता है। तो जब आपका थॉट प्रोसेस ही बढ़ जाएगा, आपका लेवल ही बढ़ जाएगा, थॉट सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, तो ऑब्वियस है कि आप किसी भी जटिल से जटिल परिस्थितियों में आसानी से निकलने की योग्यता अर्जित कर ही लेंगे। मैं उन स्टूडेंट्सों के लिए थोड़ा सा चिंतित हूं, उन विद्यार्थियों के लिए जो अभावग्रस्त हैं और फिर जीआरएफ नहीं है और फिर वो पीएचडी की तरफ बढ़े, तो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर भी होते ही हैं। तो उनको थोड़ा सा ये है कि भाई यदि आप मैनेज कर पाएं तो उस चीज को प्रोसीड करें, अदरवाइज जीआरएफ होने तक का वेट करें, या फिर जैसे इसमें और भी व्यवस्थाएं हैं, यदि जीआरएफ नहीं होती हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी इन वर्ग के लिए कुछ अलग से यूनिवर्सिटी और अलग से फंड की व्यवस्थाएं करते हैं, जो थोड़ा सा कम होता है, जो यूजीसी जीआरएफ है उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन जो मिनिमम जो एक्सपेंडिचर है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो या तो आप उन स्कीम्स का फायदा लीजिए और फिर आप एनरोल होइए पीएचडी में, तो ठीक रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे जिनकी जीआरएफ भी नहीं हो पाती है तो उनको माइनॉरिटी अफेयर्स जैसी मिनिस्ट्री है, हाँ, और दूसरे जैसे समाज कल्याण विभाग है और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च है, आईसीएसएसआर है, वो भी आपको जीआरएफ या फिर कहें एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है। तो पीएचडी करना विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। तो लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि पीएचडी करने में सर 5 साल का टाइम लगता है, एक लंबी जर्नी है, बहुत मुश्किल भी है। तो आपका इस बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत मेहनत भी करना होता है, डेटा कलेक्शन है, पूरा थीसिस बनाना होता है और डेटा कलेक्शन के लिए फील्ड में भी जाना होता है। तो पीएचडी का आपका कैसा एक अनुभव रहा? और साथ में ये भी बताइएगा कि सुपरवाइजर के साथ में काफी विवादित बातें रहती हैं, सुपरवाइजर के साथ में कैसा आपका रिलेशन रहा? देखो, पीएचडी डिग्री और जॉब के लिए, सिर्फ डिग्री और जॉब के लिए तो नहीं करनी चाहिए, स्पष्ट। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, सबका अपना अपना दायरा होता है सोचने का, देखने का। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जब तक आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है रिसर्च करने में, खोजबीन करने में, आप डाटा के साथ में खेल पाएं, इंटरप्रिटेशन कर पाएं और एनालिसिस कर पाएं, ये चीजें जब तक आपके पास में है नहीं बाय इंटरेस्ट, तो इससे दूर रहें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यदि इनमें आपका इंटरेस्ट है और फिर आपको इसकी सोच रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है, आपको आनंद आएंगे। और ये जो वर्क है, इस वर्क में बार बार एक ही शब्द को रिपीट कर रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलते हैं, आपको सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका लेवल ही चेंज हो जाता है जब आप इसमें एक बार कदम रखते हैं। बात रही सुपरवाइजर के साथ में, तो देखो सुपरवाइजर और जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, वो जितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, रिसर्च जो एनालिसिस है वो उतना ही अच्छा निकल के आता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अपनी पसंद के और जिनसे आपकी ट्यूनिंग बनती है, आपका एक दूसरे के विचार एक दूसरे समझ पाते हो, तो उन्हीं के साथ में आपको ये रिसर्च कोऑर्डिनेटर के रूप में आपको उनको रखना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज ये भी आपने बहुत अच्छा बात बोला कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी आप इतना टाइम कहीं पे गुजारेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और इंटरेस्ट के लिए ही सबसे जरूरी चीज ये भी होती है, जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं पीएचडी का, वो भी आपके इंटरेस्ट का ही होना चाहिए। तो आप अपने अनुभव से बताएंगे कि भाई ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आपने पीएचडी किया है, तो टॉपिक सिलेक्शन में क्या दिक्कत आई और क्या मतलब कि बहुत आसान तरीके से कर पाए आप? बिल्कुल, देखो इनमें सबसे पहला काम ही होता है टॉपिक का सिलेक्शन। जब अपन पीएचडी की तरफ बढ़ी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो कर ही लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर ही लें ताकि विद्यार्थियों को इसका फायदा मिले। सबसे जटिल काम ही टॉपिक सिलेक्शन करने का है कि मैं क्या विषय चुनूं। हम अक्सर ऐसे टॉपिक चुन लेते हैं जो या तो हमारे कोई सीनियर कर रहे होते हैं, या कोई थीसिस हमने पढ़ ली है, या फिर हमें एक बार कोई टॉपिक दिखा, उससे हमें इंस्पिरेशन मिल गया कि हाँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और बाद में जब अपन उसको करने लगते हैं तो पता चलता है कि उसमें प्रॉब्लम्स ही बहुत ज्यादा है। तो
उन सब से बचने के लिए आपको खुद का एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मेरी नॉलेज ऑफ कवरेज ऑफ नॉलेज मेरी कितनी है, मैं किस किस के बारे में क्या क्या कर सकता हूं, मैं कौन से एरिया में घूम सकता हूं, डाटा एनालिसिस डाटा कलेक्ट कर सकता हूं, और किस प्रकार के डाटा के साथ में मैं व्यवहारिक रूप से काम कर सकता हूं। जैसे अब कोई पॉलिटिकल का विद्यार्थी है, कोई ज्योग्राफी का विद्यार्थी है, तो ज्योग्राफी के विद्यार्थी और पॉलिटिकल के विद्यार्थी के डायमेंशन अलग अलग होंगे, उनके सोचने के तरीके अलग अलग होंगे। लेकिन हो सकता है तो दोस्त हो दोनों, पॉलिटिकल के और ज्योग्राफी के दोस्त हो, तो वो एक जैसे टॉपिक लेने का प्रयास करें। तो ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे को देखते हुए और हम टॉपिक का सिलेक्शन कर ले। सबसे पहले खुद का इंटरेस्ट देखेंगे कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। जैसे मैं मेरी व्यक्तिगत बात बताऊं तो मैंने एनवायरमेंट डिग्रेडेशन मेरा टॉपिक रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन और लैंड यूज पैटर्न मेरा टॉपिक रहा। मेरा जो नेटिव प्लेस है वहां पे एक प्रॉब्लम थी कि एनसीआर के अंदर आता है, एनसीआर से जो दिल्ली के अंदर जो कंपनियां थी उन कंपनियों को आउटर एरियाज के अंदर भेजा गया। जब वो कंपनियां बाहर आई तो बाहर आने के जैसे ही कंपनियां बाहर आएंगी तो वर्कर्स बाहर आएंगे, वर्कर्स उनके लिए आएंगे तो वर्कर के लिए हैबिटेशंस के लिए जो निवास स्थान है उनको डेवलप करना पड़ेगा। तो वहां की जो नगर निगम है, निकाय है, उनको अपना वर्क करना होगा। तो इस प्रकार से जो दिल्ली से जो कंपनियां बाहर भेजी गई हैं उनका आवास इस्टेब्लिशमेंट किया गया। मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था मेरे पर्टिकुलर क्षेत्र में रह के। अब वहां उन क्षेत्रों में एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी हुआ। क्यों? जो खाली जगह देख के जहां पे आया था वहां पे वापस पब्लिक रहने लग गई है। अब जिन कारणों की वजह से दिल्ली से जिन कंपनियों को बाहर भेजा गया था वही कारण दोबारा से पैदा हो गए। अब यदि दोबारा से कंपनियों का माइग्रेट करते हैं तो जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा होगा, तो रेवेन्यू का लॉस होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो था मुझे देखने में आया और मुझे लगा कि ये टॉपिक मेरे लिए ठीक रहेगा। मैंने वही टॉपिक चुना और मुझे जब मैं काम कर रहा था तो मुझे कहीं पे भी कोई समस्याएं नहीं आई, क्योंकि मेरा खुद का क्षेत्र था, सभी जो डिपार्टमेंट थे मेरी नजर में थे और मैंने खूब आनंद के साथ में काम किया और रिसर्च पूरी की। इसके साथ में जब अपन ये काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे काम आसानी से ही बीत गए, लेकिन कई बार आपकी जो हाइपोथेसिस है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं, उनमें कॉन्ट्राडिक्शन होने लगता है। आप जो हाइपोथेसिस लेके बैठते हैं, जब आप लास्ट में जब कैलकुलेट करने बैठते हैं तो हाइपोथेसिस से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, तो फिर आपको लगता है कि वर्क तो जीरो हो गया। तो उस पीरियड में तो फिर स्टूडेंट को पेशेंस रखना ही होगा। ऐसा इतना पेशेंस तो स्टूडेंट में होना ही चाहिए और वो धीरे धीरे आ जाता है। यदि कोई विद्यार्थी अभी इस बात को चिंता में ले लें कि नहीं पूरा काम करने के बाद में जब रिजल्ट जीरो आए तो मैं तो करूंगा ही नहीं, तो ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे चैलेंज तो आएंगे और उनके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना। बिल्कुल चैलेंज तो है ही, क्योंकि जब आप पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो एक नई चीज खोज के लेके आते हैं समाज के सामने, देश के सामने। तो सर ने जैसा बताया कि इनका टॉपिक कैसे रहा, तो टॉपिक सिलेक्शन आपके इंटरेस्ट का ही होना चाहिए। हम बार बार ये बोलते रहते हैं, जैसे कि मेरा खुद का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में था सर जी। तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड जब से अपन घर से देखते रहे थे अपने सोसाइटी में कि वो बेनिफिशियल नहीं था, बेनिफिट्स उसमें नहीं होते थे। तो मैंने जैसे ही अपने अलवर एरिया में जो क्षेत्र था उसमें देखा कि भाई हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं, अगर उनको साथ में ही अगर अपन इंट्रोड्यूस करें, और अपने अलवर के जो एरिया में आप देखा होगा आपने आंवला के साथ में अमरूद है, ओनियन है, तो वो चीज मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था। तो उससे मेरे को काफी चीजें सीखने को भी मिली, बहुत सारा मैंने लिटरेचर भी वहां पे पढ़ा, और साथ ही साथ बहुत सारा मैंने फील्ड में जाके सर्वे भी किए। बहुत सारे वहां पे ग्रीन हाउसेज हैं अलवर में, तो ये एक एक्सपीरियंस बहुत ही, ये कहें कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अपन वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि भाई शुरुआत अपनी नेट से होती है, नेट से जैसे अपनी शुरुआत होती है, लेकिन नेट का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। जैसे मैं अपने पॉलिटिकल साइंस से नेट और जीआरएफ क्वालिफाई किया है, सर आपने ज्योग्राफी से, तो पॉलिटिकल साइंस की जो 10 यूनिट हैं उनको मैनेज करना कितना मुश्किल है या आसान है, तो आपने वो कैसे किया मैम, आप बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस की 10 यूनिट को, सिलेबस इतना काफी बड़ा है पॉलिटिकल साइंस, नेट अगर जीआरएफ का अगर एग्जाम देने जाते हैं तो उस बड़े सिलेबस को मैनेज कैसे करें, रिवाइज कैसे करें आप? जैसे मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो सबसे इजी टॉपिक होते हैं, पहले मैंने मेरे सारे इजी टॉपिक्स क्लियर किए, फिर मुझे लग रहा है कि कौन सा पॉइंट या कौन सी जो यूनिट है वो टिपिकल्ट है, मैंने उसको बार बार रिवाइज किया, बार बार उसको लर्न करने की कोशिश भी करी, फिर भी मुझे वो टिपिकल लग रही तो मैंने कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉप कर दिया।
कि पहले मैं रिवीजन करती हूँ इजी इजी टॉपिक्स को, जो मेरी कंप्लीट क्लियर हो चुकी, मेरा 3 से 4 बार उनका रिवीजन हो चुका है। उसके बाद मैंने जो हार्ड जो टॉपिक रहे हैं उन यूनिट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। जैसे मैंने अभी पहले भी चर्चा की थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आई, उत्कर्ष की जो मैंने क्लासेस ली हैं, तो जो टिपिकल रह रहा है मैंने उसको बार बार रिवीजन भी किया है। तो मेरा यही मानना है कि अगर कहा भी जाता है कि अभ्यास से ये सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाती है, निरंतरता रखेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए टिपिकल्ट रहेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भाई सिलेबस काफी बड़ा है, उसमें एक वर्ड यूज करते हैं अपन कंटिन्यूटी, और जैसे अपन कहानी भी सुनते हैं कि भाई खरगोश और कछुए वाली कहानी, तो अपने को खरगोश नहीं बनना है, कछुए की तरह निरंतर या फिर परसिवरेंस एक वर्ड यूज होता है कि कंटिन्यूस डेली बेसिस पे आपको इनपुट्स देने हैं, रिजल्ट तो अपने आप आएगा ही आएगा। तो सर ज्योग्राफी एज ए आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो ज्योग्राफी में वही चैलेंज रहता है, तो आपका कैसा अनुभव रहा ज्योग्राफी को लेके? देखो योगेश जी, अनुभव की बात करेंगे उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अभी जब शुरुआत बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि मैं एक एवरेज विद्यार्थी रहा हूं, तो कभी कभी हमें खुद पे यकीन नहीं होता है। ये एक विद्यार्थियों के सामने मेरी नजर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम खुद पे यकीन नहीं कर लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तब तक मुझे लगता है कि कोई काम शुरू करना ही नहीं चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर ये यकीन हो गया कि मैं कर सकता हूं, आप 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, सोचिए उसके बारे में कि क्या मैं ये कर सकता हूं। किसी से भी काउंसलिंग कीजिए, अपने पेरेंट्स से, टीचर से, बड़े भाई सिस्टर से, मदर से, किसी से भी लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन एक ये विश्वास लेके आ जाओ कि मैं ये कर सकता हूं। और जिस विद्यार्थी ने, जिस स्टूडेंट ने ये ठान ली कि मैं ये कर सकता हूं, तब बात शुरू होती है सिलेबस की कि अब कवर कैसे करना है। आधी जंग जीत चुके होते हैं यकीन करके कि मैं ये कर सकता हूं। जब तक खुद पे यकीन नहीं होगा, विद्यार्थी निकलेगा ही नहीं, ना वो कोचिंग के लिए निकलेगा, ना उसकी किताबें बैग से बाहर आएंगी, ना वो उसकी डेस्क के ऊपर रखी हुई किताबें टेबल तक आएंगी पढ़ने के लिए। तो यकीन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यकीन कैसे आए? विद्यार्थियों के सामने है कि हमारा तो कॉन्फिडेंस लेवल ही 0 है, उसको कैसे बढ़ाया जाए? तो कॉन्फिडेंस के लिए बात यही है कि सिर्फ आप छोटे छोटे से टारगेट लेके और अचीव करके देखें कि मुझे नहीं पता मेरा नेट होगा कि नहीं, जेआरएफ होगा कि नहीं, लेकिन मैं ये पहली यूनिट है, पहला चैप्टर है, मैं इसको पढ़ता हूं। मेरा काम है इस चैप्टर को पढ़ के मुझे याद करना है और फिर मुझे इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आप करिए, एक यूनिट, छोटे से छोटा चैप्टर, सरल से सरल चैप्टर ले लो, आप उसको पढ़ेंगे तो इतनी बेसिक नॉलेज नेट के एग्जाम तक तो आ जाती है कि आपको चीजें, किताब में लिखी हुई चीजें समझ में आती हैं। तो आपको याद करना है, दूसरा स्टेप है याद करना है। जब आप उसको याद कर चुके होते हैं तो आप थोड़ा सा टेस्ट देके देख लीजिए, 2-4 क्वेश्चनों के आंसर देके देख लीजिए। जब आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, देन कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, अपने आप ग्रो होने लगता है। और जब कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है, फिर कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं होता। मांझी द माउंटेन में एग्जाम्पल लेते हैं, कौन साहस कर सकता है पहाड़ तोड़ने का? लेकिन मांझी एक छोटा सा पत्थर तोड़ के ये अनुमान लगा सकता है कि मैं पूरे पहाड़ को तोड़ दूंगा, और वो निकल पड़ता है उस यात्रा पे, उसका अपना पूरा जीवन लगता है उसमें। लेकिन आज आप और हमारे बीच की चर्चा के विषय है मांझी द माउंटेन में। तो नेट का जो सिलेबस है वो पहाड़ जैसा है, अब मान सकते हैं इस चीज को। मैं कह सकता हूं विद्यार्थियों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस विश्वास की जो ताकत है उससे यदि आप प्रहार करेंगे तो वो आपका जो पहाड़ जैसा सिलेबस है वो खिन्न भिन्न हो जाएगा, टूट जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक तुलनात्मक अध्ययन किया है माउंटेन द मांझी के रूप में। तो आप सभी लोगों को जेआरएफ का जो टारगेट है वो एक मांझी की तरह कवर करना है, मांझी की तरह कवर करना है। हाँ, सिलेबस बड़ा है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात रमन सर ने यह भी बताई कि जितना बड़ा सिलेबस होगा एक, तो उसको आप टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी यूजीसी नेट और एनटीए ने किया हुआ है कि 10 यूनिट आपकी हैं, पूरा सिलेबस आप देखेंगे तो एक बार डर लगता है, लेकिन आप उसको 10 टुकड़ों में बांट लीजिए यूनिट वाइज, तो यूनिट वाइज आप नोट्स भी बना सकते हैं, पीवाईक्यूज उसके कवर कर सकते हैं, रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। दूसरी चीज इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, जिस दिन आपने ये बोल दिया और अंदर ठान लिया आई कैन डू इट, तो 50% आपकी सक्सेस ये मानिए कि कवर हो चुकी है, 50% आपने वो रास्ता तय कर लिया है। ठीक, तो दूसरी चीज ये भी मैं आपसे मैम पूछना चाहूंगा
कि गर्ल्स के लिए या फिर जो लड़कियां हैं जो एस्पिरेंट हैं यूजीसी नेट, उनके भी दिमाग में ये चैलेंज आता है कि किस प्रकार से हम तैयारी शुरू करें, और हमें ये अगर ये करना है, इतना बड़ा सिलेबस है, क्यों ना हमको दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लें, और वो हायर एजुकेशन को छोड़ के कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं मास्टर्स करने के बाद में भी। तो उनको खुद के अंदर सेल्फ विश्वास कैसे लेके आए, कॉन्फिडेंस को? जैसा कि अभी रमन सर ने आपके सामने बताया कि जो खुद का ही अंदर का जो अनुभव है, दृढ़ निश्चयता है, उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हम उनसे भी मोटिवेट हो सकते हैं, उनसे हम राय ले सकते हैं। डीमोटिव हो जाते हैं, कई बार लगता है हमें कि शायद नहीं कर पाएंगे, और देखा जाता है कि घर में सबका होना बहुत ज़रूरी होता है। जब कभी हमें डर लगता है या हम नहीं कर पाते हैं, तो बड़े जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं, उन्हें इन सब का पता भी होता है, इस दौर से वह गुजरे भी होते हैं। तो मुझे यही लगता है कि हमें अनुभव अपने साझा करने चाहिए, बड़ों की राय लेनी चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक वर्तमान में सर और मैम एक ट्रेंड है, काफी उससे स्टूडेंट परेशान भी रहते हैं। कई बार ये होता है कि पेपर लीक जैसी भी न्यूज आपके सामने आती हैं, और अभी यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ है जून वाला, उसके आंसर की अभी डिले हुई है। तो अगर देखें तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, कब रिजल्ट आएगा, कब नई एक वैकेंसी आएगी हर एक एग्जाम के लिए, और कई बार नेगेटिव न्यूज भी होती है। होना तो नहीं चाहिए, इसके लिए सख्त कानून भी सरकार ने बनाया, और होना भी चाहिए, उनको बहुत अच्छा दंड भी दिया जाना चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट कई बार डगमगाने लगता है, उनका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। तो उसको कैसे मैनेज करे और अपनी मंजिल के ऊपर नजर बनाए रखे? देखो, पेपर लीक बड़ा विषय है वर्तमान में, तो आपने देख ही लिया, डिले होना, लेकिन भर्तियां क्लियर तो होती है, पोस्टिंग होती है, एंड ऑफ द डे सिलेक्शन भी होता है। लेकिन जिस समय डिले हो रहा होता है, जिस समय ये व्यवस्थाएं जब डगमगा रहती होती हैं, तो मैं यहाँ पे एक जो धावक हैं हुसैन बोल्ट, उनका एक कोट, उनका कोई इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे थे, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि जब उनसे पूछा गया कि आपकी ये सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब सभी लोग तैयारी कर रहे होते थे तो मैं तैयारी कर रहा होता था, तो मुझे लगता था कि अभी तो बहुत सारे लोग भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूं, तो इसमें अलग क्या है। फिर वो जब रात को सोने का समय होता तो वो बोलते कि अब मेरा जो प्रतियोगिता का जो है प्रतियोगी है, वो कॉम्पिटिटर सो रहा होगा, मुझे रेस करनी है। और आज पूरी दुनिया उन्हें पहचानती है। कारण जब आपकी मेहनत और आपकी लगन, जब आपका डिवोशन, डेडिकेशन जब इतना बढ़ जाता है, तो कोई सफलता बड़ी नहीं रह जाती। तो ऐसे मामले में कि अभी तो एग्जाम पता नहीं कब आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आया है, आंसर की डिले हो गई है, रिजल्ट रिवाइज होगा, इन सब चीजों को तो आप साइड में रखो, जब आएगा देखा जाएगा। आपकी जो प्रिपरेशन है, आप क्या कर सकते हो, आप आंसर की को वापस नहीं ला सकते हो, जल्दी नहीं करवा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा किसी प्रोटेस्ट में जाके थोड़ा सा हंगामा कर सकते हो, लेकिन आपका समय उसमें व्यर्थ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को इस समय ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है और पेशेंस बनाए रखने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मतलब इसका मीनिंग यही निकला कि आपको मंजिल पे नजर रखते हुए कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत करते रहना, बिल्कुल ये जरूरी भी है। और क्योंकि जो सामाजिक चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो खामियां हैं, वो अपने हाथ में है भी नहीं है ना, क्योंकि सारी चीजें अपने हाथ में कर्म करना है। बिल्कुल, अपने हाथ में किताब है और पेन है, अपन पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो देने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी मैं कुछ आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा, जैसे कि भाई अपन शॉर्ट नोट्स बनाएं, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है नोट्स, तो आप नोट्स कैसे बनाते थे? मैम आप भी बताएंगे, पहले सर बताएं। देखो, नोट्स बनाने का सबके अपने अपने पैटर्न होते हैं। मैं बहुत ऐसे मेरे साथी हैं जिन्होंने एक पेज नोट्स नहीं बनाया और उनका सिलेक्शन हुआ है। मैं जानता हूं ऐसे विद्यार्थियों को। क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट बुक पढ़ी हैं, कोचिंग पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव भी निकाले हैं, सब माल मटेरियल रेडीमेड है। आज हमारे जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वो इस मेहनत को कर रहे हैं, तो आप उनको लेके पढ़ सकते हैं।
फिर भी मैं ऐसे भी विद्यार्थियों को जानता हूं जो सभी जो किताबें हैं, यूनिट हैं, उनके नोट्स बना के और फिर उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पैटर्न तो वो भी बुरा नहीं है, सक्सेस वो भी है। तो नोट्स बनाना नहीं बनाना तो व्यक्तिगत रूप से है। फिर भी आप ये सवाल मुझसे पूछें तो मैं बस इतना सा करता था कि जितना शुरुआत में एक रीडिंग, सेकंड रीडिंग तक कोई नोट्स नहीं। यदि आपको नोट्स बनाने ही है या आपको रेडीमेड नोट्स के ऊपर यकीन नहीं है तो सेल्फ जब आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो पहली और दूसरी रीडिंग के अंदर आपको नोट्स बनाना सुसाइड जैसा है। क्यों? पहली और दूसरी रीडिंग के अंदर आपको कुछ भी नहीं पता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या याद है और क्या याद नहीं है। तो जब तक आपको क्लियर ही नहीं है कि मुझे ये चीज याद है या नहीं है तो आप उसके नोट्स कैसे बना सकते हैं? आप तो पूरा ही लिखेंगे नोट्स में, तो वो तो फोटोकॉपी हो गया ना, तो उसका कोई यूज नहीं रह जाता। तो पहली और दूसरी रीडिंग में उसको याद करने की कोशिश करें। तीसरी रीडिंग में जब आपको लगे कि मुझे ये चीजें नहीं आई, बाकी चीजें आ गई, तो उनका मल्टीपल रीजन नहीं है तो नहीं चाहिए, तो उसके आप नोट्स बना लो। देन सेकंड नोट्स बनने चाहिए आपके, कि आपने जो नोट्स बनाए अब उसको आपने एक बार, दो बार, तीन बार रीडिंग किया है, याद करने की कोशिश की है, मेमोराइज किया है, हो गया। अब उनमें से वो चीज आप निकालिए जो चीज आपको कोई टेबल हो गई, कोई ग्राफ हो गई, जो एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपको रेडी करनी होती है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहां पे डाटा बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको उस समय तात्कालिक टाइम पे याद करने ही होते हैं, तो आप उनको याद कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये पैटर्न ठीक रहता है। बिल्कुल आपने सही बोला कि सबसे पहले जरूरी यह है कि हम उस कंसेप्ट को क्लियर करें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में आ गई तो आपके जो नोट्स बनेंगे वो बहुत बड़े साइज के भी नहीं बनेंगे, बहुत शॉर्ट में बनेंगे। और जो कंसेप्ट या डेटा आपने कंज्यूम किया है उसको अगर अपन अपनी हैंडराइटिंग से लिखते हैं वही शॉर्ट नोट्स होते हैं और वही आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे ही सिलेबस भी अपन कवर कर लेते हैं यूजीसी नेट का और जीआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज या फिर जो पीवाईक्यूज का कितना बड़ा रोल रहता है? टेस्ट सीरीज का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहता है कि एक तो अपने जो कंसेप्ट हमने जो क्लियर किए हैं, जैसे ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी हैं, इसके अलावा और जो जीके के लिए कुछ और पढ़ा है, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि हमारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, कंसेप्ट क्लियर है। और टाइम बाउंडेशन जो होता है उसका भी काफ़ी उसमें बेनिफिट मिलता है कि कितने टाइम के अंदर हमने उस एमसीक्यू को क्लियर किया है या उसको सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल, और रिवाइज करते रहना चाहिए। तो एग्जाम में जो कई बार स्टूडेंट्स के सामने आता भी है, जैसे मेरा खुद का भी ऐसा ही हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस ही मैं बताती हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने ग्रेड सेकंड का एग्जाम दिया था, मेरा खुद का पेपर रह गया था क्योंकि उस टाइम मैंने एमसीक्यूज नहीं किए थे सॉल्व। अब जैसे ही फिर मैंने ग्रेड फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू की तो मैंने एमसीक्यूज सॉल्व आउट किए थे और उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट भी मिला है। बिल्कुल, तो मैम ने बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से सही बताया है कि बिना टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस किए हुए, है ना, अपन उस माहौल में तैयारी नहीं कर सकते। क्योंकि यूजीसी नेट का अगर सर अपन एग्जाम देखें तो जितनी भी तैयारी है, हमें जो 3 घंटे होते हैं, 3 आवर्स होते हैं, उसमें कैसा परफॉर्मेंस है हमारा, उसकी प्रैक्टिस हम पहले ही कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज सबसे बड़ा टूल ये है। तो रमन सर, एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा क्विक, कि भाई यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसमें जीआरएफ क्वालिफाई करना है, तो जो 3 फंडामेंटल चीजें आपके हिसाब से कि जो मस्ट हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं? मैं फिर से विश्वास को पहले नंबर पे लेके आऊंगा। कॉन्फिडेंस कि आपको कॉन्फिडेंस स्टार्ट कर लेना है, किसी से भी कैसे भी आप करके, आपको 1 दिन 2 दिन 1 वीक भी लगे आपको, तो जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए तो आप पढ़ाई को शुरू ही मत कीजिए। और जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप मेहनत में 1 घंटा भी मैं और पढ़ सकता था एग्जाम से पहले, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं छोड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप मेहनत कर, यकीन हो गया है आपको कि आप कर लोगे, तो आपको अब पूरी ताकत लगानी है उसमें, पूरा अपने आप को डेडिकेट करना है, झोंक देना है, मेहनत करनी है कि मेरा सिलेबस पूरा हो, मेरे टेस्ट सीरीज क्लियर हो, टेस्ट क्लियर, जितने भी टेस्ट हैं वो सब क्लियर है। देखो, टेस्ट की जब अपन अभी बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग के आप 10 किताबें किसी व्यक्ति को पढ़ा दीजिए और आप उसको पानी में उतार दीजिए, आप यकीन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति तैर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो बिना प्रैक्टिस के, बिना क्वेश्चन सोल्व किए, ये ठीक वैसा ही है
कि आप थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है, लेकिन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट नहीं करना आ रहा, क्वेश्चंस की जो पढ़ने की जो हैबिट है वही नहीं है आपके पास में। हमारा जो माइंड है वो एक निश्चित एक प्रोसेस से काम करता है कि इंटेल जो जाता है, हम पढ़ते हैं, उसकी अलग फॉर्मेट होता है और जो रिटर्न आता है उसके अलग न्यूरॉन्स काम करते हैं माइंड के। तो जब वो न्यूरॉन्स आपके बने ही नहीं है, वो रास्ता बना ही नहीं है आपके डाटा को बाहर लाने के लिए, तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन? बिल्कुल, वो एक इत्तेफाक होगा कि आपने 10 चीजें पढ़ी। बहुत सारे जब अपन रिसर्च पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं, तो हम कोई भी व्यक्ति को यदि रैंडम एक पेज दिया जाए तो उसका 13% से ज्यादा वो व्यक्ति याद कर सकता। उसका मल्टीपल रिवीजन से 13% पहली बार में याद होगा, 13% नेक्स्ट टाइम याद होगा, फिर 26% ऐड होगा। तो 3 से 4 रिवीजन के अंदर आपका डाटा जो है वो आपके पास पहुंच रहा है। आप पहले रिवीजन में, दूसरे रिवीजन में ये मान ही नहीं सकते कि मेरा सिलेबस हो गया, पूरा हो गया, मैं पढ़ लिया, मुझे याद हो गया। हाँ, सामने रहेगा, पेज ओपन रहेगा तो लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही किताब बंद करते हैं तो दिमाग भी बंद हो जाता है। बिल्कुल, तो आपने रिवीजन जरूरी है। पहला तो विश्वास, दूसरा पूरी ताकत। एग्जाम से पहले आप ये नहीं कहना चाहो कि मेरे अंदर आत्मा से ये आवाज आ जाए कि मैं 5 घंटे और पढ़ सकता था, तो आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। और तीसरा प्रैक्टिस, क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको सोल्व कर लेने हैं एग्जाम से पहले, उसी टाइम पीरियड वैसा ही एनवायरनमेंट बना के। आज हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पेपर जो हैं वो मिल जाते हैं, तो आप उस पेपर को उतने ही टाइम पीरियड में, उतने ही स्ट्रेस लेवल से कि मेरा तो यही एग्जाम है, इतनी टाइम में मुझे ये सोल्व करना है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको 3 से 4 बार कर लेनी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए सबसे पहला तो भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये एग्जाम हमें निकालना है। दूसरा रिवीजन है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपन कर ही सकते हैं। तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अपने समाज में जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो उनको क्यों ये मुकाम हासिल करना जरूरी है कि भाई अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और समाज के सामने, सोसाइटी के सामने अपना भी कंट्रीब्यूशन दे सकें। एक शिक्षक के तौर पे, एक माँ के तौर पे जब अपन वो सक्सेस हो जाते हैं तो क्या समाज का नजरिया बदलता है और क्या आपका खुद का भी नजरिया बदलता है? जी बिल्कुल, ये बात सही है, समाज का नजरिया बदलता है। क्रांति का युग है, और क्रांति का युग ये है कि सबसे पहले, जैसे मैं खुद बताती हूँ, राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी होने के नाते स्वतंत्रता, फ्रीडम, वो तो सबको ही चाहिए होती है। देखा गया है कि एक कौन सा माध्यम ऐसा है जिससे हम फ्री हो सकते हैं, फ्रीडम हमें मिल सकती है, हमारी रिस्पेक्ट बढ़ सकती है, या रेपुटेशन की भी एक बात आ जाती है। हमारा भारत देश को अभी भी पुरुष प्रधान ही कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक संकीर्णताएं हमारे मन में भी यही रहती है, विचार यही रहता है कि पुरुषों के बराबर नहीं, हमें बराबर का, ऊपर का दर्जा हमें नहीं चाहिए। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हमें न तो देवी बनना है, न हमें ऊपर का अधिकार चाहिए, हमें बराबरी चाहिए कि जितनी रिस्पेक्ट, रेपुटेशन और समाज में जो इज्जत पुरुषों की होती है वो महिलाओं को भी आए। और सम्मान की बात ये भी है कि दौर बदल चुका है। अब आज हर एक क्षेत्र में देखते हैं, थल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, सब में महिलाओं की भागीदारी है। और मेरा मानना ये भी है कि इस क्रांति के दौर में 21वीं शताब्दी के साथ साथ ये और ज्यादा उन्नति की ओर अग्रसर होगा और महिलाएं अग्रणी ही रहेंगी। मेरा मानना ये भी है कि आज हमारे सबसे सर्वोच्च जो राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए, और ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है कि हम उससे विचलित हो पाए। एक काफी सहनशीलता, जो शब्द का यूज किया जाता है कि महिलाओं में होती है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको भी बताना चाहूंगी, सहनशीलता है भी, जिसके माध्यम से हर एक समाज के टेढ़े मेढ़े सभी रास्तों से संघर्ष करते हुए आगे निकलती हैं, अपने बच्चों के भविष्य को भी वह साथ में रखती हैं, और एक वैवाहिक जीवन की ओर जब देखना चाहें, कई बार देखा जाता है कुछ अपवाद भी रहते ही हैं, हर एक क्षेत्र में रहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि सभी गुण संपन्न होती है महिलाएं या सब कुछ उनके अंदर ही होता है। वर्तमान दौर को देखते हैं कि एक पश्चिमी संस्कृति कहीं ना कहीं डेवलप ज्यादा हो रही है, तो सबको एक न्यूक्लियर फैमिली की जरूरत होती है कि हमें सेपरेट रहना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये भी मानती हूँ कि जो संयुक्त, जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, उससे भी काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। आज मैं खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मेरे अभी छोटी गुड़िया है,
अभी 9 महीने की हुई है सिर्फ। अब मैं उसके साथ मैं वर्किंग प्लेस भी मैनेज कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि दादी माँ उसको संभाल लेते हैं, बिल्कुल। और घर में छोटे भाई बहन भी हैं, उसके कजिन्स हैं, वो उसको संभाल लेते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं और योगदान मिलता है। तो मैं मेरे सासू माँ जी को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। अभी भी वे ये चाहते हैं कि मैं मेरी स्टडी को कंटिन्यू रखूँ। एक महिला होने के नाते भी कहा है कि अभी भी आप कंटिन्यू रखिए, मैं सब संभाल लूंगी, अगर आपको अभी इंटरेस्ट है तो आप आगे जा सकते हो। तो मेरा यही मानना है कि हमें जॉइंट रहना चाहिए और अपनी स्टडी को है, जो भी आपके एम्स है, आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खूबसूरत बात मैम ने बताई। एक दुर्गा शक्ति का रूप है, नारी है। और दूसरी चीज ये कि कभी भी आपको संतुष्ट भी नहीं होना है और आगे अग्रसर होते रहना है अपनी स्टडीज के लिए भी। खुद का एग्जाम्पल मैम ने बताया, ज्वाइंट फैमिली की वजह से काफी हेल्प भी होती है, और उन्होंने और ये जो मुकाम भी हासिल किया है उसकी वजह से आप अपने सामने उदाहरण है मैम। तो ये सभी बातें हमने आज की हैं यूजीसी नेट को लेके, जेआरएफ को लेके, पीएचडी को लेके, और किस प्रकार से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन से जो दूसरे फील्ड हैं उनमें भी हम लोग अपने हाथ पैर आजमा सकते हैं। और साथ ही साथ पीएचडी की जो जर्नी होती है वो भी हमने यहाँ पे डॉक्टर रमन चोरडिया जी से बात की। तो ऐसे ही फ्रूटफुल वीडियोज हम लोग आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तो इस वीडियो से आपको कितना बेनिफिट मिला है, कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ आप देखेंगे यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए आपके दिसंबर और जून 2027 के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। और जैसा कि आपने देखा कि भाई हमारे सामने जो सक्सेसफुल, आज मैं तो कहूंगा सेलिब्रिटीज के रूप में ये आए, ये खुद भी यहाँ पे उत्कर्ष परिवार का हिस्सा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी संबंधित डाउट रहता है किसी भी टॉपिक से संबंधित, पीएचडी, नेट या जेआरएफ से, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।